तो जय हिंद एवरीवन। इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब हम लोग देख रहे थे बर्थ कंट्रोल। अब बर्थ कंट्रोल को कैसे किया जा सकता है, बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग मेथड है, जिसमें से पहला मेथड है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड अपने आप में तीन तरह का है: कोइटस इंटरप्शन, पीरियोडिक एब्सटेंस और लैक्टेशन एमिनिटी। कोइटस इंटरप्शन का मतलब क्या है कि जब सीमेन का रिलीज होने का टाइम होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब सीमेन का रिलीज होने का टाइम होता है, जस्ट उस रिलीजिंग से पहले आप जो सीमेन का रिलीज होता है वो वेजाइना के बाहर कर दें, या फिर सीधे सीधे आ, आपको बचाना है। जो इजेकुलेशन है उसको वेजाइना में सिक्रीट रिलीज होने से आपको बचाना है। तो फिर जब सीमेन रिलीज नहीं होगा वेजाइना में तो स्पर्म नहीं जाएगा, स्पर्म नहीं जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जो फीमेल होगी वो गर्भवती नहीं होगी। तो एक तरीका ये था कोइटस इंटरप्शन का, लेकिन इसका रिस्क क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इजेकुलेशन से पहले भी जो म्यूकस निकलता है, जो चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं, तो उस म्यूकस के दौरान रिलीज होने के दौरान भी स्पर्म की संख्या एक दो स्पर्म, कुछ स्पर्म्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, इजेकुलेशन से पहले ही निकल आ जाते हैं। तो एक ये इसका डिमेरिट है। दूसरा मेथड है पीरियोडिक एब्सटेंस। पीरियोडिक एब्सटेंस का मतलब क्या, कि जो किसी खास पीरियड में आपको रुकावट करना है, ठीक है, रोक देना है। तो कोइटस अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोइटस किसी खास समय सीमा में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी खास समय में ना किया जाए, तो फर्टिलाइजेशन का काम चांसेस क्या कर हो सकता है, घट सकता है। जैसे अगर आप ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले आप कभी भी आप मत करो इंटरकोर्स, ठीक है, और ओव्यूलेशन के लगभग 4 दिन बाद तक कोइटस इंटरकोर्स ना किया जाए, तो इससे क्या होगा कि ओव्यूलेशन से पहले अगर स्पर्म आ भी जा रहा है तो ओव्यूलेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर 4 दिन पहले आपने रिलीज किया तो, क्योंकि ओव्यूलेशन 14वें दिन होगा, और जब तक स्पर्म जब तक ओवम पहुंचेगी तब तक स्पर्म मर चुका होगा, क्योंकि उसका लाइफ टाइम कितना होता है, लगभग 24 घंटे का होगा। तो 24 से 48 घंटे के बीच। और ओव्यूलेशन के बाद अगर स्पर्म ओवम को लग जाता है 48 घंटे लगभग, तो 48 घंटे तक अगर स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो ओवम अपने आप फिर एंडोमेट्रियम लेयर से आके बाहर निकल जाएगी। तो इस दौरान 10वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 17वें दिन या 19वें दिन तक अगर हम लोग कोइटस प्रिवेंट करते हैं तो प्रेगनेंसी का चांसेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इसका डिमेरिट क्या होता है कि हर फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 29 महीने का ही हो, ऐसा नहीं होता है, उसमें आगे पीछे प्लस माइनस कुछ 5-10 दिन होता है। तो आप फीमेल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाती उसका एग्जैक्ट की ओव्यूलेशन कब हो रहा है। उसके बाद है लैक्टेशन एमिन्यूरिया। लैक्टेशन एमिन्यूरिया मतलब क्या, कि मतलब कि एमिन्यूरिया मतलब समझ लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी रुक गया है, ठीक है। तो लैक्टेशन के दौरान जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेने के बाद से उसका बच्चे के जन्म लेने के बाद से माँ बहुत ही ज्यादा दूध पिलाने के असर में होती है, ठीक है। तो जब वो बहुत ज्यादा दूध पिलाने के असर में रहती है, तो फिर वो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल काम नहीं करता, उस समय वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है। तो उस दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद रहेगा तो ओवम ही नहीं निकलेगा, तो स्पर्म पहुंच के करेगा क्या, झाल बजाएगा, नहीं ना, कुछ नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो उस दौरान अगर कोइटस इंटरकोर्स होता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि फीमेल की प्रेगनेंसी की चांसेस क्या रहेगी, कम रहेगी। तो लैक्टेशन इम्यूनिटी के दौरान भी कोइटस किया जा सकता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस घट जाएंगे। तो ये थे तीन माध्यम जिसके थ्रू हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल मेथड है ना। तो इनके साइड इफेक्ट्स भी थे। अब हम लोग देखते हैं बर्थ कंट्रोल बाय बैरियर मेथड। बर्थ कंट्रोल बाय
तो जो बैरियर मेथड होता है, बैरियर मेथड में हमें बैरियर लगाना है, ठीक है। बैरियर क्या हो सकता है, रुकावट लगाना है। और रुकावट किसके लिए रोकना है, कि ओवम और स्पर्म मिल नहीं सके। तो उसके लिए बैरियर हम लोग क्या करते हैं, पहला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कॉन्डम, है ना। पहला क्या है, कॉन्डम। तो जो कॉन्डम होता है, ये क्या रबर या लेटेक्स का ऐसा बना हुआ एक पदार्थ है, ठीक है। रबर या लेटेक्स का बना हुआ पदार्थ है, जो फीमेल के लिए भी हो सकता है या फिर मेल के लिए हो सकता है। तो फीमेल के लिए होता है तो उसे हम लोग कहते हैं फिमोडर्म्स। फिमो फिमोडर्म्स। और मेल के लिए रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्डम। तो फिमोडर्म्स और कॉन्डम से फायदा क्या होता है, पहला फायदा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रिवेंट प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, दूसरा फायदा ये होगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा रहेगा ना। प्रिवेंटिंग फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, है ना। तो कॉन्डम्स ये काम करते हैं, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, कभी भी स्पर्म की एंट्री को अंदर जाने से रोकते हैं। ये ऐसा नहीं बोल देना कि ये फिलोपियन ट्यूब में लगाते हैं, ओवम की एंट्री को रोकते हैं, ये सब ऑप्शंस में डाल देता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग ये फर्टिलाइजेशन को, मतलब ये स्पर्म की एंट्री को रोकता है, कहाँ पे, वेजाइना में या फिर सर्विक्स में एंट्री करने से रोकता है। तो ये रोकता है एंट्री करने से सर्विक्स में, ठीक। तो ये जेनेटिलिया, फीमेल जेनेटिलिया, मेल जेनेटिलिया, प्राइवेसी, प्राइवेटली इसको यूज कर सकते हैं, तो प्राइवेटली यूज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे प्राइवेसी क्या रहेगी, प्राइवेसी मेंटेन रहती है, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। सेल्फ यूजेबल है ना, सेल्फ यूजेबल है, नॉट रीयूजेबल, रीयूज नहीं कर सकते, है ना, नॉट रीयूजेबल, एक बार यूज करके उसको फेंक देना है। देन इसके बाद से क्या है, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग एसटीडी, प्राइवेसी मेंटेन करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मेंटेन करता है, नॉट रीयूजेबल है। इसका फोकस क्या है, फर्टिलाइजेशन को। नेक्स्ट क्या है, इसी में बैरियर मेथड में आप देखोगे, बैरियर मेथड में आप देखोगे, तो ऐसे लिखते हैं, बैरियर मेथड में डायफ्राम्स, है ना। जो डायफ्राम होते हैं वो भी रबर या लेटेक्स के बने होंगे, रबर या लेटेक्स के बने रहेंगे। और सिर्फ ये किसके लिए होंगे डायफ्राम्स, डायफ्राम्स फीमेल्स के लिए होता है, ठीक। फीमेल्स में जो यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस के पास यहाँ पे ये जो वेजाइना है, तो वेजाइना के अंदर यहाँ पे जो सर्विक्स है ना, तो ये सर्विक्स को ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे ये जाके क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इनका आकार अलग अलग रहता है, और आकार अलग अलग होने के कारण से ये, इनके अलग अलग थोड़े नाम भी है। तो ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये स्फेरिकल हो सकता है, हेमी स्फेरिकल हो सकता है, कप लाइक हो सकता है ना। तो ये भी वही काम करेगा जो सेम यहाँ पे हम लोग ने देखा, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन कुछ एसटीडीज को रोकेगा, सारे एसटीडीज को नहीं रोकता, है ना। प्रिवेंटिंग सम एसटीडीज, प्राइवेसी मेंटेन करके रखेगा, बट यहाँ पे ये क्या होगा, रीयूजेबल होगा। ये क्या हो सकता है, रीयूजेबल होगा, ठीक। आप उसको वापस यूज कर सकते हैं, ये रीयूजेबल होगा। देन
इसके टाइप्स आप देख सकते हो, वॉल्ट हो सकता है, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप, ये सब इसके टाइप है। तो ये वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और ये ब्लॉक करता है किसको, दिस इज ब्लॉकिंग सर्विक्स, इट्स ब्लॉकिंग सर्विक्स। तीसरे नंबर पे आप आते हैं, बैरियर मेथड में यही है, कॉन्डम और डायफ्राम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स, ये सारे आप किस में आएंगे, बैरियर मेथड में। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल मेथड, है ना। केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड मतलब इसमें एक और बात करना, ऐड कर लेना, इस इसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी इंक्रीज्ड बाय एडिंग स्पर्म, स्पर्म पर मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, जो जैसे जेल के फॉर्म में हो सकता है, जेल के फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये सब के फॉर्म में होगा, तो वो यूज कर सकते हैं, जेल स्पॉन्स, ये सब के फॉर्म में। एफिशिएंसी इंक्रीज बाय एडिंग ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स, ये किस में ऐड कर रहे हैं हम लोग, डायफ्राम में, जैसे कोई मलहम के रूप में है, कोई जेल के रूप में, आप उसमें लगा दो डायफ्राम पे, वॉल्व पे लगा दो, सर्विकल कैप पे लगा दो, तो उससे बचा रहेगा। उससे क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्म को किल कर देते हैं। वैसे केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड में कुछ जेल्स होते हैं ना, जेल होगा या फिर क्रीम होगा, है ना, या फिर फोम होगा, ये सब के रूप में ये सारी चीजें आते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें ये जो क्रीम्स या ये जेल या फोम जो है, इसमें जिंक सल्फाइड होता है, ZnSO4, या फिर इस पे होता है पोटेशियम परमानेंट, परमैंगनेट, PMnO4, या फिर इसमें बोरिक एसिड होगा, बोरिक एसिड होगा, नॉक्सी नॉल करके एक कंपाउंड होता है, वो हो सकता है। तो ये इन सब चीजों के बने रहते हैं ना, पोटेशियम परमानेंट, बोरिक एसिड, तो ये सब क्या करते हैं कि एसिडिटी को, ये एसिडिटी को भी, एसिडिक कंडीशन को बढ़ा देता है, एसिडिक कंडीशन को बढ़ा देता है, तो जिससे जो स्पर्म होता है वो क्या हो जाता है, ये मर जाता है, स्पर्म मर जाता है। ये मर गया स्पर्म, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलता है, होता है, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटा सा स्पॉन्ज की तरह एक कोई आएगा, इसका केमिकल है ना, इस स्पॉन्ज के फॉर्म में आएगा, उसको वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, या फिर एक और है डेल्फिन की, तो ये स्पॉन्ज डेल्फिन के रूप में ऐसे आपको मिलेगा, जो कि वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं और स्पर्म मर सकते हैं। लेकिन ये सबका साइड इफेक्ट है कि मान लो एक भी स्पर्म गलती से पहुंच गया सही समय पे, तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, केमिकल मेथड के बाद से अब हम लोग देखेंगे आयोडीज, जिससे क्वेश्चन आपको हर बार पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आयोडीज। इसको कहते हैं इंट्रा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस है जो हम लोग
यूट्रस में इंसर्ट किया कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो भी मेथड्स यूज कर रहे थे केमिकल मेथड तक, उसमें हम लोग सर्विक्स के अंदर एंटर हम लोग किए ही नहीं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, सर्विक्स के अंदर एंटर करेंगे। तो जब तक सर्विक्स तक की बात थी, वेजाइना तक की बात थी, तो वो सेल्फ इंसर्टेड हो सकता था। लेकिन यूट्रस के अंदर हाथ लगाना बहुत मुश्किल की बात है और डेंजर होता है, ठीक है। तो अब हमें आईओडीज लगाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या फिर नर्स के पास जाना पड़ेगा ना। तो इन सब के पास हमें जाना पड़ता है, तो वो लोग आयोडीज लगा देते हैं। और ये आयोडीज जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि कुछ आयोडीज हो सकते हैं नॉन मेडिकेटेड होंगे। नॉन मेडिकेटेड मतलब किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई ड्रग नहीं होगा, नॉन मेडिकेटेड होंगे। या फिर वो कॉपर रिलीजिंग होंगे, या फिर वो ऐसे आयोडीज होंगे जो कॉपर रिलीजिंग होंगे, नॉन मेडिकेटेड होंगे, कॉपर रिलीजिंग होंगे, या फिर वो हार्मोन रिलीजिंग होंगे। ऐसे आयोड जो हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये लंबे समय तक लगाया जा सकता है, लगभग ये 6 साल तक लगाया जा सकता है आराम से, है ना। 6 साल से ज्यादा भी लगाया सकते हैं। तो एक बार आपने इसको लगा दिया तो आपको बार बार चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत दिन तक उसको लगाए छोड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं इसके साथ। देखो इससे पहले शुरू, इसका मोटो क्या है आयोडीज का? आयोडीज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट मोटो है कि ये प्रिवेंट करेगा किसको, उससे पहले जो भी हम लोग देखे मेथड, उसमें फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है। यहाँ पे भी प्रिवेंट, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, लेकिन साथ साथ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने के साथ साथ इसमें ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट करेगा, ठीक है। ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट कर सकता है, करेगा नहीं। अब कौन सा आईओडी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये आईओडीज का काम हो सकता है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना और साथ साथ ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पे जो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन है, ओव्यूलेशन है, ये आईओडी पे डिपेंड करता है कि क्या काम है, कौन सा। देख, तो पहला हम लोग बोले नॉन मेडिकेटेड, है ना। नॉन मेडिकेटेड आयोडिक, नॉन मेडिकेटेड आयोडीन, नॉन मेडिकेटेड आयोडीन का एग्जांपल है लिपिस लूप। ये लिपिस लूप क्या है, मान लो ये यूट्रस है, और यूट्रस में तुमने इसको इंसर्ट कर दिया एंडोमेट्रियम में, है ना। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर में आपने इसको इंसर्ट कर दिया। ये रहा एंडोमेट्रियम लेयर में आयोडी आपका लिपिड लूप, है ना। तो अब जो लिपिड लूप क्या करता है, वो इसको रेप्चर कर देता है। तो यहाँ से क्या होगा फिर, रेप्चर कर देगा, या फिर यहाँ पे कुछ सेल्स डैमेज हो जाएंगे, और ये बार बार उसको इरिटेंट क्रिएट करता रहता है ना। तो उससे क्या होता है कि ये इम्यून सेल की यहाँ पे संख्या को बढ़ा देता है। तो जो भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो थी ही हमारे पास, है ना। तो ब्लड वेसल्स से जो कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं, ब्लड वेसल्स में फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ना। तो जैसे ये फेगोसाइटिक सेल्स है ना, ये डरा हुआ लग रहा है, तो इसको थोड़ा खूंखार बना देता है ना। अभी भी डरा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो ये फेगोसाइटिक सेल है, आंखें देखो सब बता देती है। अब ठीक है ना, या गुस्सा वाला ना। ये फेगोसाइटिक सेल है, ये फेगोसाइटिक सेल कौन सा हो सकता है? तो फेगोसाइटिक सेल तो होता है भाई न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होंगे। और मैक्रोफेज होगा, मैक्रोफेज होगा, है ना। और क्या होगा, नेचुरल किलर सेल होंगे। ये सारे जो सेल्स होते हैं फेगोसाइटिक सेल्स, ये एकदम इनकी संख्या बढ़ गई है यहाँ पे। और जैसे कभी भी, जैसे ही कोई स्पर्म यहाँ से एंटर करने की कोशिश करेगा, तो इसको ये खा जाएगा ना। तो इसको ये खा जाएगा इसको।
तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने कोई मेडिकल या कोई ड्रग भी छोड़ा नहीं, बल्कि इम्यून सेल्स को बुला दिया, सेल से यहाँ पे ब्लड वेसल से इम्यून सेल को बुला दिया। और उसको बुलाने की वजह से उसने क्या किया है, बहुत संख्या बढ़ जाने की वजह से उसने सारे स्पर्म्स को खा लिया। तो ये हुआ नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल, जिसका एक नॉन मेडिकेटेड एग्जाम्पल है लिपिज लोग। देन उसके बाद से हम लोग बात करते हैं किसके, नॉन मेडिकेटेड के बाद होगा कॉपर रिलीजिंग, है ना, कॉपर रिलीजिंग वाला। तो कॉपर रिलीजिंग वाले का एग्जांपल है देखो, कॉपर 7, कॉपर T, और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। ओके, तो मल्टी लोड 375 क्या करते हैं, मल्टी लोड 375 या कॉपर T, ये सारे यूट्रस में ही लगा दिए जाते हैं, इस तरह से ही सिंपल सेम तरीका, है ना, यूट्रस में लगा दिया। और अब यहाँ पे जो यूट्रस में लगाते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे आप पूछ रहे हो, तो हम इसकी साइड इफेक्ट पे हम लोग जल्द ही चर्चा करेंगे, ठीक है, ये खत्म हो जाए पहले, या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साइड इफेक्ट तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखो कि जो यूट्रस है, यहाँ पे जो यूटरस है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इसको हम लोग ने लगा दिया। मान लो ये कॉपर T हम लोग ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये कॉपर T कुछ इस तरह से ही होता है, ठीक, थ्रेड इसके कुछ बाहर निकले रहेंगे, ताकि बाहर निकालने में बाद में दिक्कत ना हो। तो ये कॉपर T है, कॉपर T क्या करता है, कॉपर रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे ये क्या करेगा, कॉपर रिलीज रिलीज करेगा, तो कॉपर क्या करता है, यहाँ पे म्यूकस क्रिएट करने लगेगा इसके अंदर, ये पूरा म्यूकस क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे म्यूकस क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो कोई भी स्पर्म आएगा ना यहाँ पे, जब भी कभी स्पर्म आने की कोशिश करेगा यहाँ से, जब भी कभी स्पर्म आने की कोशिश करेगा, तो सब यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ से जा भी नहीं पाएंगे, और उनकी इनकी शक्ति इतनी कम हो जाती है कि इधर जाते 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 वो एकदम थक चुके रहते हैं, टूट चुके रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर क्या कर देगा, स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देगा, स्पर्म मोटिलिटी को घटा देगा, डिक्रीज कर देता है। देन कॉपर रिलीजिंग के बाद से क्या है? कॉपर रिलीजिंग के बाद से कौन सा है, कॉपर रिलीजिंग के बाद से था, हम लोगों ने कौन सा देखा, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग के बाद से होगा हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है, उन वो कौन सा स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या करेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो यूट्रस है, तो अब तुम पूछोगे सर आप कलरफुल कलरफुल यूट्रस क्यों बना रहे हो, तो ये अलग अलग एनिमल का यूट्रस हो गया, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया मैंने, बस जो पेन में पेन हाथ में आ गया बना दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे यूट्रस है, इसका एंडोमेट्रियम लेयर ब्लैक कलर से बना देते हैं, तो ब्लैक कलर का तो एंडोमेट्रियम लेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग बना ये रेड से। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर बना दिया, वापस आपने इम्प्लांट कर दिया क्या, अब आप इम्प्लांट कर रहे हो उसमें हार्मोन रिलीजिंग वाला, मान लो ये हार्मोन रिलीजिंग वाला एक आपने इम्प्लांट कर दिया आईओडी। इसका एग्जाम्पल क्या है, LNG-20, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या है, बंदूक है ना। और ये LNG-20, या फिर या फिर प्रोजेस्टेजर्ट प्रोजेस्टेजर्ट कुछ, ये क्या करते हैं, ये जो तुम्हारी LNG बंदूक है ना, ये दो नली बंदूक, ठीक, ये यहाँ पे क्या करेगी, ये रिलीज करती है क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पता है आपको रोल क्या है,
ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर पे जाएगा और एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करेगा। ये एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करेगा, साथ साथ ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा यहाँ पे फटने ही नहीं देगा। यहाँ पे जो ओवम यहाँ पे निकलना चाहता है उसको क्या कर देगा, बांध देगा। तो यहाँ पे जब तक प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा है तब तक एलएच आएगा ही नहीं। और जब एलएच ही नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा ओव्यूलेशन को। आया बात समझ? तो ओव्यूलेशन को ये रोक कर रखेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का उपयोग किया जा सकता है। होप्स हो कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो।